हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई। वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगले 45 से 50 मिनट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद पता चलेगा कितना टाइम में हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई। तो सबसे पहले इसके अंदर बात है वो क्या है, फर्स्ट सेल डिस्कवरी। तो पहली बार जो प्रथम जो सेल डिस्कवरी है, कोशिका की जो डिस्कवरी है, खोज किसने करी थी? वो करी थी भैया रॉबर्ट हुक साहब ने करी थी। ठीक है। फिर है फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवरी, जीवित सेल की डिस्कवरी किसने करी? वो है भैया एंटोन वॉन लेवेनहुक। ठीक है, इन्होंने करी थी फर्स्ट लाइव सेल की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? केंद्रक की जो खोज है वो किसने करी? वो करी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। जितने भी साइंटिस्ट हैं चैप्टर के अंदर वो मैं एक साथ उठा के लेके आ गया हूं, तो आपको बार बार पैराग्राफ के अंदर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सेल थ्योरी जो है कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया मैथियस स्लेडन। ठीक है, मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट था मैथियस स्लेडन और एक था थियोडोर स्वान। अब ये तो सबको याद रहेगा कि आपको, हाँ, कि स्लेडन था, स्वान था, ये तो सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है वो कि भैया जो स्लेडन था वो जर्मन था कि ब्रिटिश था? ठीक है, वो जर्मन था कि ब्रिटिश था? ठीक है, बोटनिस्ट था या जूलॉजिस्ट था? यहां पर आगे दिमाग खराब होता है। ठीक है, ये नाम आपको सबको याद रहेंगे। तो यहां पे याद रखने के लिए क्या है, किससे याद रख सकते हो? गाड़ी की कंपनी है एमजी। ठीक है, गाड़ी की कंपनी है जो एमजी, ठीक है, वो गाड़ियां बनाती है। और इससे आप याद रख सकते हो M4 या आपको याद रहेगा मैथियस। ठीक है, और G4 क्या रहेगा कि भैया जर्मन बोटनिस्ट है। ठीक है, जी से क्या याद रह जाएगा आपको? जर्मन बोटनिस्ट है। अगर आपको गाड़ियों का नहीं पता है तो एक सिंगर भी है म्यूजिक एमजी। ठीक है, मिलिंद गाबा, तो उसके नाम से आप इसको याद रख सकते हो। उससे भी नहीं याद रहता है तो अब दवाइयां डॉक्टर बनोगे तो जो टेबलेट्स वगैरह आती है उनकी आती है 500 mg की है, 250 mg की है, उससे याद रख लो। तो M4 क्या रहेगा आपका? मैथियस। ठीक है, और जी से क्या रहेगा? जर्मन बोटनिस्ट है। तो ये जर्मन बोटनिस्ट है, तो दूसरा क्या आ जाएगा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। तो कंफ्यूजन दूर हो गई। अब आगे चलते हैं। सेल हाइपोथेसिस किसने दी? सेल थ्योरी इन दोनों ने मिलकर दी थी। सेल हाइपोथेसिस किसने दी? वो दी थी भैया थियोडोर स्वान, अकेले थे थियोडोर स्वान। ठीक है, फिर एक है ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जो जितनी भी सेल्स हैं वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पुरानी जो सेल्स हैं, जो पुरानी कोशिका है, उन्हीं से नई कोशिका बनती है। ये बात किसने बोली? ये बोली रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि भैया जितनी भी नई सेल बनती है ना, वो जितनी भी नई कोशिका बनती है वो किससे बनेगी? पुरानी जो कोशिका है उसी से बनेगी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ये जो कोशिका को जो सिद्धांत था मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान ने दिया था, उसको क्या किया? मॉडिफाई किया और उसको फाइनल शेप दिया। और फाइनल शेप दिया किसने दिया? आप क्वेश्चन में पूछ ले कि जो सेल थ्योरी कोशिका का सिद्धांत है उसको फाइनल शेप, उसको मॉडिफाई किसने किया? तो रुडोल्फ वर्चो ने किया था। ठीक है, फिर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आगे इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। 1972 के अंदर ये दिया था। फिर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की? ये तो आपको नाम से पता लग जाएगा। कैमिलो गोल्जी जो है, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। इनके नाम के बाद में ही वो गोल्जी बॉडी बना दिया गया। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? जॉर्ज पेलेट जो है, इन्होंने क्या की? राइबोसोम की डिस्कवरी की। अब बात कर लेते हैं कोशिका की, बात कर लेते हैं। ये साइंटिस्ट हो गए अपने। अब कोशिका की बात करते हैं। तो भैया कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आंसर दे देना माइकोप्लाज्मा। कितनी साइज होती है भैया? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी, छोटी माइकोप्लाज्मा होगी, बड़ी कौन सी होगी? बड़ी होगी शुतुरमुर्ग के अंडे के समान। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो ऑस्ट्रिच का जो एक होता है, उसके अंडे के जितनी होगी। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका की कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका की जो कोशिका होगी, जो न्यूरॉन है, ठीक है, नर्व जो सेल है, वो क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। बैक्टीरिया की कोशिका की जो साइज है वो क्या होती है? बैक्टीरिया की जो कोशिका, जीवाणु की जो कोशिका है, उसकी साइज कितनी होती है? वो होती है भैया 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3.5 माइक्रोमीटर की साइज होती है। फिर बात करें आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है, इसकी कोशिका की जो साइज है वो कितनी होती है? तो 7 माइक्रोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब कोशिकाओं का जो रूप है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो शेप है, कोशिका का जो रूप है, वो अलग अलग हो सकता है। कि वो कार्य कैसा कर रही है, कोशिका कैसा कार्य कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि उनका रूप कैसा होगा। ठीक है, अब कोशिका है वो दो प्रकार की हो सकती है। अगर उनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक है, कोशिका के अंदर अगर झिल्ली युक्त केंद्रक है,
ठीक है, तो वो कैसी होगी, यूकारियोट होगी। ठीक है, अगर कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक है तो वो कैसी सेल होगी, जो कैसी कोशिका होगी, यूकारियोट कोशिका होगी। और अगर उसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होगा, अगर कोई कोशिका है और उसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है तो वो प्रोकारियोटिक है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है तो वो प्रोकारियोटिक नहीं है। ठीक है, प्रोकारियोट, झिल्ली युक्त केंद्रक है यूकारियोट। ठीक है, अब एक एक की बात कर लेंगे, पहले प्रोकारियोट को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर यूकारियोट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यही अपन को पढ़ना है चैप्टर के अंदर। तो प्रोकारियोटिक कोशिका के अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकारियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आते हैं वो देख लो, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका हो गया। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा आती है, अपन पढ़ भी चुके हैं कौन से में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोकारियोट्स होते हैं सारे। और पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब आगे चलते हैं, जीवाणु का आकार। अब जो बैक्टीरिया है उसकी जो शेप है उसकी बात कर लेते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु, और शेप क्या, आकार। ठीक है, तो उसकी बातें कर लेते हैं। एक होता है कोकस, ठीक है, ये क्या है, गोलाकार। कोकस क्या है, गोलाकार। विब्रियम क्या, केशाकार। ठीक है, कोशाकार। ठीक है, फिर बेसिलस, दंडाकार। ठीक है, फिर स्पाइरलम, सर्पिल। ठीक है, ये सारे किसके क्या है, जीवाणु के आकार हैं। ठीक है, इस आकार की, 4 आकार के होता है जीवाणु। प्रोकारियोट जो कोशिका है, जो प्रोकारियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर एक तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ये बात अपन पढ़ चुके। ठीक है, इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकारियोटिक कोशिका के अंदर, और इनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो नग्न होता है। ठीक है, जो प्रोकारियोटिक जो कोशिका है इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ नग्न होगा। सीधी सी बात है ना कि अगर बाहर झिल्ली नहीं है तो आनुवांशिक पदार्थ तो क्या हो जाएगा, नग्न ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब इनके अंदर जीनोमिक डीएनए होता है। ठीक है, इनकी जो कोशिका है, प्रोकारियोटिक कोशिका है, इसके अंदर जीनोमिक डीएनए तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में प्लाज्मिड भी होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड भी होता है। ठीक है, प्लाज्मिड होता क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन जीनोमिक डीएनए तो होता है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ में एक प्लाज्मिड भी होता है। अब प्लाज्मिड क्या है, सूक्ष्म होता है, ये पहली बात। तो प्लाज्मिड जो होता है ना वो सूक्ष्म है, छोटा है। ठीक है, गोलाकार है, गोल होता है। ठीक है, गोलाकार है, पहली बात सूक्ष्म होता है, दूसरी बात गोलाकार होता है, तीसरी बात क्या है, नेकेड होगा, नग्न होगा। ठीक है, और चौथी बात क्या है, प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये जो प्रतिजीवी है, ठीक है, उनके प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये है आपकी प्लाज्मिड। अब बात करें कोशिका का आवरण। ठीक है, कोशिका आवरण की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में बात करूं, सेल एनवेलप। ठीक है, तो कोशिका आवरण जो है वो 3 परतों से मिलकर बना हुआ आता है, 3 लेयरों से मिलकर बना हुआ आता है, 3 परत होंगी उसके अंदर। कोशिका जो आवरण है, कोशिका का मतलब आवरण मतलब बाहरी जो बाउंड्री होगी, जो बाहर की जो कोशिका है उसकी जो बाहर की बाउंड्री होगी उसी को कोशिका आवरण बोल दिया गया है। और वो 3 परतों से बना हुआ है। कौन कौन सी है, जो बाहरी परत होगी, जो आउटर साइड में होगी, जो बाहरी परत होगी उसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है, ग्लाइकोकैलिक्स। और जो मिडल में होगी, जो बीच में होगी, जो मध्य में होगी, उसका नाम क्या है, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। उसके बाद में जो इनर है, जो अंदर की तरफ होगी, वो क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 इसकी परतें होंगी, 3 परतों से आपका कोशिका का जो आवरण है वो बना हुआ होता है प्रोकारियोटिक सेल के अंदर। और उसके अंदर पहली जो बाहरी होगी, जो बाह्य होगी, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। जो मध्य में है उसका नाम क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और जो अंदर की तरफ है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पहले बात कर लेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर लेते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है, ठीक है, ऐसे लूज सी है ना ग्लाइकोकैलिक्स, अगर जो बाहर की लेयर है वो अगर थोड़ी लूज सी है तो उसको क्या बोलेंगे, वो कैसी है, अवंपक परत है। क्या है वो, अवंपक परत है। ठीक है, अगर वो थोड़ी लूज सी है ना, वो ढीली सी है तो वो क्या है, अवंपक परत है। और अगर वो थिक है, मोटी है और वो टफ है, कठोर है, ठीक है, मोटी भी है और कठोर भी है, तब वो कैसी परत होगी, कैप्सूल। ठीक है, संपुटिका। ठीक है, कैप्सूल मतलब कैप्सूल जैसी होगी, मतलब हार्ड होगी वो, उसको क्या बोलते हैं, संपुटिका, हिंदी में संपुटिका। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे किसकी, ग्राम अभिरंजन की। किसकी बात करेंगे, ग्राम अभिरंजन की। अब ग्राम अभिरंजन क्या है कि भैया आप बोलते हैं ना कि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, ठीक है, ग्राम धनात्मक जीवाणु। ठीक है, तो ये क्या बवाल है, एक है ग्राम अभिरंजन होता है, एक, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग होता है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरिया उस ग्राम अभिरंजन के अंदर, ठीक है, ग्राम अभिरंजन के अंदर अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु जो ग्राम अभिरंजन है उसके अंदर अभिरंजित हो जाते हैं, वो क्या है, ग्राम धनात्मक जीवाणु होंगे। वो क्या होंगे, ग्राम धनात्मक जीवाणु होंगे। और जो अभिरंजित नहीं होंगे वो क्या होंगे, ग्राम ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो ग्राम अभिरंजन के अंदर अभिरंजित हो जाएंगे वो ग्राम धनात्मक होंगे और जो नहीं होंगे वो ग्राम ऋणात्मक होंगे। ठीक है,
अब बात करेंगे मीजोसोम की। मीजोसोम की बात कर लेते हैं। मीजोसोम होती क्या है पहले तो वो समझो। विशेष झिल्लीय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, ठीक है। अब ये किससे बनती है? जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो जीव द्रव्य झिल्ली है, उसका क्या है? उसका फैलाव है, ठीक है। ये आपकी मान लो ये क्या है आपकी वो लेयर है, क्या है? कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली है ये कोशिका के बाहर। और इससे क्या है? ऐसे ये मेरी उंगलियां ऐसे अंदर की तरफ निकल गई, ठीक है, ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ संरचनाएं निकल रही, फैल रही हैं। तो यही क्या है? इसी से मीजोसोम बनता है, ठीक है। विशेष झिल्ली में संरचना है ये, ठीक है, जो जीव द्रव्य झिल्ली जो है, ठीक है, उससे के फैलाव से बनती है, ठीक है। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है, ठीक है। पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में ये होते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र को ये बढ़ा देती है, ठीक है। जो जीव द्रव्य झिल्ली है उसके पृष्ठ क्षेत्र को ये बढ़ाने का काम करती है और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। एंजाइम मात्रा को बढ़ा देती है। ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम में क्या क्या काम करती है? एक तो जो जीव द्रव्य झिल्ली है, ठीक है, उससे क्या है? देखो ये जीव द्रव्य झिल्ली है ऐसी, पहले तो ऐसी थी, ठीक है, अब ये ऐसी हो गई, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? इससे क्या बढ़ गया? इसका पृष्ठ क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया, और इसकी जो एंजाइम्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो उसमें ये सहायता करती है, किसमें? जो जीव द्रव्य झिल्ली है उसकी पृष्ठ क्षेत्र में बढ़ाने में, और एंजाइम जो है उसकी मात्रा बढ़ाने में सहायता करती है। कौन? मीजोसोम करती है, ठीक है। अब कार्य की बात करें मीजोसोम के, भैया कार्य क्या 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 है वो देख लो। कोशिका भित्ति निर्माण, जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण करने में इसका ये मदद करती है। कौन? मीजोसोम। डीएनए प्रतिकृति, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए प्रतिकृति, उसमें मदद करती है। और भैया श्वसन, ठीक है, श्वसन जो है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, श्वसन आप सब जानते क्या होता है। और श्रावी प्रक्रिया, ठीक है, श्रावी जो प्रक्रिया है उनमें ये सहायता करती है। कौन करती है? मीजोसोम। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, किसकी बात करेंगे? वर्ण लवक की। किसकी बात करेंगे? वर्ण लवक की। इंग्लिश में बोलूं तो क्रोमेटोफोर। ये क्या है भैया? नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, ठीक है। ये जो है ना वर्ण लवक, ये होता क्या है? जो नील हरित जीवाणु है ना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है ना, नील हरित जीवाणु है, उसकी जो कोशिका द्रव्य है ना, उसका जो कोशिका द्रव्य है मतलब साइटोप्लाज्म, उसका जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जो झिल्ली में विस्तार होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली में विस्तार हुआ है। किसके कोशिका द्रव्य के अंदर? किसके कोशिका द्रव्य के अंदर? नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली में विस्तार हुआ है। उसी को क्या कहा गया है? उसको कहा गया है वर्ण लवक। अब वर्ण नाम आ रहा है तो आपको पता होगा ही कि इसके अंदर क्या होंगे? वर्णक होंगे। क्या होंगे? वर्णक होंगे। और इसमें क्या होते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी? गैस वैक्यूल की, ठीक है। गैस वैक्यूल की हिंदी में बात करूं तो गैस रसधानी की, ठीक है, गैस रसधानी की बात करते हैं इंग्लिश में गैस वैक्यूल। क्या होता है भैया? नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। किस किस में मिलेगी? ये जो गैस रसधानी है ये मिलती किस किस के अंदर है? ये मिलती है भैया तो नील हरित, ठीक है, बैंगनी, ठीक है, हरी प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है उनमें ये मिलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो लाइंस में बता रहा हूं ये आप ध्यान में रखना, इनमें से कुछ स्किप करने की मत करना। जितना कचरा था एनसीईआरटी में, पहले तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसमें जितना कचरा था उसमें जो काम की बातें थी वो इसमें सारे आ गई हैं। अब इनमें से कुछ स्किप करने की सोचना भी मत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सतह पर पाई जाने वाली संरचना कौन कौन सी है? सतह पर पाई जाने वाली संरचना कौन कौन सी है? तो पहली कौन कौन सी है? पहली है कसाबिका, दूसरी है रोम, तीसरी है झालर, ठीक है। कौन कौन सी है? कसाबिका, रोम और झालर। एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे कसाबिका। कसाबिका जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, मूवमेंट में सहायता करेगी। रोम जो होता है ना, तीनों में डिफरेंस देख लो। कसाबिका मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। अब जो रोम है वो किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है, जुड़ने में, ठीक है। अब मान लो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किसी होस्ट के अंदर जाके चिपकना है, ठीक है, तो ये चिपकने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब किसी जीवाणु को किसी चट्टान पर चिपकना है तो वहां पर उसको चिपकने में हेल्प करती है, तो ये किसमें? अटैचमेंट में हेल्प करती है। सेम झालर भी जो है वो भी अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अब कसाबिका जो है इसके अंदर तीन चीजें होती है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर, ठीक है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर, ये तीन चीजों से मिलकर क्या बना हुआ था आपका जो कसाबिका है वो बनी हुई होती है। अब बात करें रोम की, तो रोम किससे बना हुआ होता है? पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ था, पिलीन प्रोटीन बोल दो, पाइलिन प्रोटीन इससे बना हुआ होता है, ठीक है। बात करें झालर की, तो झालर जो है लघु सूग जैसे तंतु हैं, ठीक है, झालर जो है वो क्या है? लघु सूग जैसे तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं,
ठीक है। अब बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है क्या होता है, जीव द्रव्य जो झिल्ली है उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो जीव द्रव्य झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे क्या है, ये जुड़े हुए होंगे, कौन, राइबोसोम जुड़े हुए होंगे। और ये प्रोकारियोट की बात कर रहे हैं अपन, प्रोकारियोट कोशिका की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S कैसे बनता है, 30S प्लस 30S, 30S प्लस 30S। अब यहां मैथ्स नहीं लगानी है, अपन ने बायोलॉजी क्यों ली थी, क्योंकि अपने को मैथ्स नहीं आती है, तो अब भी अपन को नहीं आती है, तो यहां पर मैथ्स नहीं लगानी है। 50 प्लस 30 करके 80 मत करना, 80 अलग होता है, 70S, ठीक है, 70S होता है, और 50 प्लस ये 30 से होता है, यहां पर जोड़ना नहीं है इनको। ठीक है, कार्य क्या है इसका भैया, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, कार्य काम क्या करता है ये, तो काम करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। तो जहां भी आपको राइबोसोम दिख जाए, मतलब क्या कर रहा है, वो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, फिर बात करें ये बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र। ठीक है, बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र, ये क्या है भैया, राइबोसोम प्लस mRNA। ठीक है, राइबोसोम और mRNA दोनों साथ में हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहु राइबोसोम बोलेंगे या फिर बहुसूत्र बोलेंगे। ठीक है, इसका आकार कितना होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है 15 से 20 नैनोमीटर का इसका आकार होता है, किसका, राइबोसोम का। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे इसकी अंतर्विष्ट पिंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अंतर्विष्ट पिंड की बात करेंगे। ठीक है, बचे हुए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, बचे हुए पदार्थ, ठीक है, कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, संचित होते हैं। तो क्या बोल रहा है भैया, बचे हुए पदार्थ मतलब जो पदार्थ बच गया। ठीक है, जो मतलब सेल को कोई काम नहीं आ रहा। ठीक है, सेल को अपना जो काम कर रहा था वो कर लिया, अब लेकिन वो पदार्थ बच गया, बचा हुआ पदार्थ है, उसको स्टोर करना है। ठीक है, इसको स्टोर कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में उसको स्टोर कर लिया जाता है। जो पदार्थ बच गया उसको स्टोर कर लिया जाता है। फोस्फेट कणिकाएं, ये आपको याद होना चाहिए, किस किस के रूप में, फोस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ठीक है, अब झिल्ली से नहीं बंधे हुए अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से अंग हैं जो झिल्ली से बंधे हुए नहीं होते हैं, वो देख लो, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये वाली यहां पर इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भैया कौन से झिल्ली से बंधे हुए हैं, कौन से नहीं बंधे हुए हैं। तो अपनी बात कर लेते हैं, पर नहीं बंधे हुए कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके अलावा बाकी जितने भी सारे बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो झिल्ली से बंधे हुए नहीं बंधे हुए अंग कौन कौन से हैं, एक तो राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम आपको कहीं भी दिख जाए वो झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तारक केंद्र जो है, तारक केंद्र जो है वो भी झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता है, इंग्लिश में बात करूं तो सेंट्रियोल। ठीक है, केंद्रिका जो है मतलब न्यूक्लियोलस, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये भी नहीं बंधा हुआ होता है झिल्ली से। ठीक है, और फिर है अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, अंतर्विष्ट जो पिंड है ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज, ये भी नहीं बंधा हुआ होता है झिल्ली से। अब बात करेंगे किसकी, कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। ये अपनी कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, ये अपना प्रोकार्योट की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात कर रहे हैं अपन यूकार्योट्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, पहले तो बात तो करें कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, वो पता होना चाहिए अपन को। तो किन किन चीजों से बनी हुई होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों से। और लिपिड कौन सा होता है भैया, फोस्फोलिपिड। लिपिड भी कौन सा, फोस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों से मिलकर क्या बनी हुई होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ठीक है, और लिपिड कौन सा होता है इसमें, फोस्फोलिपिड होता है। अब यूकार्योटिक कोशिका झिल्ली जो है, आरबीसी जो है, उसका स्टडी करी गई और उसके अंदर परसेंटेज दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि भैया कौन सा कितना परसेंट होता है उसकी झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, किसकी, आरबीसी की कोशिका झिल्ली के अंदर। अर्थ्रोसाइट जो है यहां पर यूकार्योट ने अर्थ्रोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर कौन सा कितने परसेंट में, प्रोटीन कितने परसेंट में, लिपिड कितना परसेंट में, वो दे रखा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन जो है वो 52% होता है। ठीक है, प्रोटीन आरबीसी को जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर 52% क्या रहेगा, प्रोटीन रहता है। और लिपिड कितना रहता है, 40%, 40% लिपिड और 52% क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं, अब बात करें किसकी, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम है आपकी सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली ऐसे से दिखती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, काम की बात देखो, सबसे पहले अपने को क्या देखना है, सबसे पहले तो ये फोस्फोलिपिड जो है द्विसतह है। ठीक है, द्विक सतह है, मतलब फोस्फोलिपिड बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर्स है फोस्फोलिपिड की, कितनी है, 2 लेयर है। ये बात अपन को कंफर्म हो गई कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड तो होती है, लेकिन कितनी लेयर है, 2 लेयर है। ठीक है, 2 सतह है इसकी। ठीक है,
एक इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, एक इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, जो इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी है, जो अंदर धसी हुई है, और एक इसके अंदर क्या है, परिधीय प्रोटीन है। ठीक है, एक इसके अंदर प्रोटीन तो है, प्रोटीन मतलब पता ना, लिपिड आपने पढ़ लिया, ये तो लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट, तीन तो चीजें इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर तीन ही चीजें होती हैं। अब फोस्फोलिपिड की बात कर लें पहले, तो फोस्फोलिपिड कैसी होती है, दो लेयर है, उसकी दो सतह होती हैं, फोस्फोलिपिड की दो सतह होती हैं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर भैया एक होती है परिधीय प्रोटीन, जो परिधि पर होगी, जो सेल मेम्ब्रेन के, जो कोशिका झिल्ली उसकी परिधि पर होगी, वो परिधीय प्रोटीन हो जाएगी। और जो अंदर धसी हुई होगी, सेल मेम्ब्रेन के कोशिका झिल्ली के अंदर धसी हुई होगी, वो इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट बताया मैंने आपको, तो यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा है वो भी यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ऊपर देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर इसका है, आपकी इस डायग्राम के अंदर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अपनी एनसीईआरटी में देखना, ऊपर जो है वो गोल गोल दिख रहा है आपको, गोल 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 गोल, और नीचे देखो उसको, नीचे इसके क्या है, पूंछ सी लटक रही है, इसके नीचे देखो पूंछ सी लटक रही है, ऊपर गोल 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 गोल, नीचे पूंछ सी ऐसे लटक रही है। तो ये जो गोल गोल वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, और जो नीचे है वो पूंछ सी बता रहा हूं, वो टेल बोलेंगे। ठीक है, अब जो हेड है वो क्या होगा, देखो यहाँ पर चारों तरफ क्या है, पानी पानी रहेगा ना, पानी रहेगा यहाँ चारों तरफ। ठीक है, वाटर तो रहेगा ही। ठीक है, चारों तरफ, तो जो हेड जो होगा ना, वो हेड जो होगा वो किसकी तरफ होगा, पानी की तरफ रहेगा। हेड का मुंह पानी की तरफ रहेगा, इधर पानी है तो हेड का मुंह इधर है। ठीक है, इधर भी पानी है, इधर का हेड का मुंह है। ठीक है, तो हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब पानी को पसंद करने वाला होगा, हाइड्रोफिलिक, पानी से उसको प्यार है। और जो आपकी टेल होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब उसको पानी से डर लगता है, तो उसको अंदर की तरफ रख रखा है, वो डर जाती है बेचारी पानी से, इसलिए उसको अंदर की तरफ लगा रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करें प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन जो है परिधीय पर होता है, मतलब परिधीय कोशिश सतह पर जो होगा वो परिधीय प्रोटीन है। और इंटीग्रल प्रोटीन में दो प्रकार की हो सकती है, एक तो पूरी तरह धसी हुई होती है, मतलब पूरी तरह अंदर धसी हुई है, एक क्या है, पार्शियली, मतलब कुछ अंदर, कुछ हद तक वो धसी हुई होती है। ठीक है, आंशिक रूप से वो धसी हुई होती है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे इसकी, तरल किरमिर नमूना। ठीक है, तरल किरमिर नमूना की बात करते हैं, इंग्लिश में बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं हिंदी में, तरल किरमिर नमूना। ठीक है, किसने दिया ये दिया था भैया सिंगर एंड निकोलसन ने। स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं अपन, सिंगर और निकोलसन जो भाई साहब थे, इन्होंने दिया था 1972 के अंदर ये दिया था। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फोस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन जो है वो पार्श्विक गति करता है। ये डायग्राम अपन वापस देखेंगे। इस डायग्राम के अंदर ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो है फोस्फोलिपिड की कितनी लेयर है, दो लेयर बताई मैंने आपको। ठीक है, ऐसे दो लेयर है। ठीक है, ऐसे दो लेयर है, अंदर की तरफ पूंछ है, इनकी अंदर की तरफ क्या है, पूंछ है। अब जो लिपिड होता है उसके अंदर क्या है, वो थोड़ा सा तरल होता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे पानी नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी अंदर फ्लूइडिटी होती है, मतलब थोड़ा तरल साइड में होता है वो थोड़ा सा, है ना। तो उसके अंदर क्या है, ऐसे दो लेयर है, तो देखो बीच में ये देखो ऐसे दो लेयर है, बीच में एस पेन पड़ा है। ठीक है, तो ये एस पेन मान लो प्रोटीन है। ठीक है, ऐसे बीच में जगह है। ठीक है, और बीच में थोड़ी मतलब पानी सा रहेगा, थोड़ा दलदल सा रहेगा, तो ये जो प्रोटीन है ये ऐसे मूव कर सकती है, उसे मूव कर सकती है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में ऐसे मूव कर सकती है। तो यही बात किसने बताई, सिंगर और निकोलसन ने साहब ने बताई थी। ठीक है, झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है, कितनी तरलता है दोनों के बीच में, कितनी तरलता है उसकी उस पर डिपेंड करेगी। अगर ज्यादा तरलता होगी तो प्रोटीन की गति ज्यादा तेज होगी, अगर तरलता कम है तो उसकी जो गति की जो क्षमता है वो भी कम रहेगी प्रोटीन की। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसकी जीव द्रव्य झिल्ली की कार्य। ठीक है, अब जो जीव द्रव्य झिल्ली है उसकी कार्य क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो भैया ये अणुओं का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है। जो जीव द्रव्य झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट में ये देखती है, ट्रांसपोर्ट का काम देखती है, परिवहन का काम देखती है। ठीक है, और क्या है, चयनित पारगम्य होता है, इसके अंदर क्या होता है, चयनित पारगम्य, इंग्लिश में बोलो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब चयनित, मतलब चयन करती है, ऐसे नहीं कि कोई भी आया। देखो ये पूरी क्या है, बाहर क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली है। ठीक है, अब सेल के अंदर, कोशिका के भीतर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो सारा देखभाल इसका काम होता है। तो अब भैया ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी आ रहा है, कोई भी अणु आ रहा है और उसको अंदर ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पहले चेक करेगी उसको, उसका टेस्ट लेगी, अगर वो एग्जाम के अंदर पास होता है, अगर वो एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होता है, कट ऑफ मार्क्स अच्छे आते हैं उसके, कट ऑफ मार्क्स पार कर लेता है, तो ही उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो ये उसको अंदर लिया जाता है, वरना उसको नहीं लिया जाता। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर काम की चीज होगी, इसके अकॉर्डिंग वो काम की चीज होगी, जीव द्रव्य झिल्ली के अनुसार अगर वो काम की चीज है तो उसको अंदर ले लिया जाएगा, अगर वो नहीं है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये क्या है, चयनित पारगम्य शो करती है। ठीक है,
अब ये जो है परिवहन जो है वो दो तरीके के हो सकता है, एक तो निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। ठीक है, दोनों की बातें कर लेते हैं। नाम से पता लग रहा है आपको, निष्क्रिय होगा। ठीक है, निष्क्रिय होगा, जो इंसान सक्रिय होता है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। जो इंसान एक्टिव रहता है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो सक्रिय जो परिवहन होता है उसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा का खर्च होता है, और जो निष्क्रिय परिवहन है उसके अंदर ऊर्जा कोई खर्च नहीं होती। तो एक की बात कर लेते हैं। जो निष्क्रिय परिवहन है इसके अंदर जो उदासीन जो विलय है, उदासीन जो विलय है मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, जो उदासीन विलय है उनका क्या होगा, विसरण होगा। ठीक है, जो निष्क्रिय जो परिवहन इसके अंदर क्या होगा, उदासीन जो विलय है उनका क्या होता है, विसरण होगा। ठीक है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की जाएंगे, निम्न सांद्रता की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रासरण की। ठीक है, प्रासरण क्या होता है भैया, प्रासरण क्या होता है, ये विसरण ही होता है, डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में प्रासरण को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। होता क्या है, ये विसरण ही है। किसका विसरण है, जब जल का प्रवाह हो विसरण द्वारा जब जल का प्रवाह होने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। आगे चलते हैं, फिर बात करें सक्रिय परिवहन की। अपन निष्क्रिय परिवहन की बात कर ली, अब सक्रिय परिवहन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि कोई आदमी एक्टिव रहता है तो उसके अंदर मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, सक्रिय परिवहन के अंदर क्या होगा, ऐसा परिवहन जिसके अंदर ऊर्जा का खर्च होगा वो क्या है, सक्रिय परिवहन है। इसमें क्या है, दो ध्रुवीय अणु है ना, यहां पर क्या उदासीन जो विलय थे उनका हो रहा था निष्क्रिय के अंदर, और जो सक्रिय है उसके अंदर जो ध्रुवीय जो अणु है उनका होगा, और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ये जाएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ये जाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है, Na+K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की। किसकी बात करेंगे, कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बात करो तो सेल वॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दृढ़ निर्जीव आवरण है। ठीक है, कोशिका के बाहर ये क्या है, दृढ़ निर्जीव आवरण है। ठीक है, मतलब ये टफ है। ठीक है, मतलब कठोर है, दृढ़ है। कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति है, इसका कार्य क्या होता है, अपन सब में सुन रखा भैया कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कार्य क्या है इसका, मेन काम क्या है इसका, काम भैया है तो शेप टू सेल, सेल को है एक आकार देने का काम करते हैं। ठीक है, सेल का एक कोशिका का जो आकार है, ठीक है, कोशिका का एक कोई आकार होगा, वो आकार बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है, कोशिका भित्ति जरूरी है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है, कोशिका रक्षा। ठीक है, कोशिका रक्षा। ठीक है, कोशिका की रक्षा करने में भी ये सहायता करता है, कोशिका की रक्षा भी करता है। कोशिकाओं के बीच संपर्क, दो कोशिकाओं के बीच में संपर्क भी बनाने का काम करता है, दो कोशिकाओं के बीच में संपर्क मतलब व्हाट्सएप का काम भी करता है ये। ठीक है, और क्या है, अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध, जो अवांछनीय मतलब जो अपन को नहीं चाहिए, मतलब जो कोशिका को जो अणु नहीं चाहिए, अवांछनीय है, उसको नहीं चाहिए, तो उनके लिए वो अवरोध भी बनाकर रखती है। ठीक है, कोशिका जो भित्ति है वो कोशिका को जो नहीं चाहिए, जो अणु नहीं चाहिए, उनके लिए अवरोध बनाने का काम करिए, उनको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। एनिमल्स के अंदर आप सबको पता है, जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, प्राणियों के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं किसकी, शैवाल की बात करते हैं। शैवाल के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज, गेलेक्टन्स, मेनन्स और खनिज। खनिज कौन सा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। किसके अंदर शैवाल से। वापस भी रिपीट कर रहा हूं, सेलुलोज, गेलेक्टन्स, मेनन्स और CaCO3। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करें पौधों के अंदर किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैकेटीन, प्रोटीन। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैकेटीन और प्रोटीन इनसे बनी हुई होती है पौधों के अंदर। शैवाल के अंदर मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से के अंदर कौन सी कोशिका भित्ति है, वो कैसे बनती है। एक होती है प्राथमिक कोशिका, एक होती है प्राथमिक भित्ति और एक होती है द्वितीय भित्ति। ठीक है, एक होती है प्राथमिक भित्ति और एक होती है द्वितीय भित्ति। ये क्या है भैया, जब कोई पादप है, कोई पौधा है, और जब वो यंग है, ठीक है, जब वो यंग है तो उसके अंदर कैसी होती है, प्राथमिक भित्ति होती है, प्राथमिक भित्ति होती है, और वो जो है मेच्योर हो जाती है। ठीक है, वो जब मेच्योर हो जाता है, जो पौधा है वो बड़ा हो जाता है, तब वो क्या है, मेच्योर हो जाती है, वो भित्ति भी मेच्योर होगी उसके साथ में, तो उसके अंदर कैसे आ जाती है, द्वितीय भित्ति आ जाती है। ठीक है, पहले प्राथमिक भित्ति होती है, जब वो यंग होता है, यंग के अंदर प्राथमिक भित्ति होती है, और जो मेच्योर जब हो जाता है तब उसके अंदर द्वितीय भित्ति। अब आगे बात करते हैं, एक होती है मध्य पटलिका और एक होती है जीवद्रव्य तंतु। ठीक है, ये दोनों में फर्क क्या है, क्या मतलब है इनका, ये मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। ये दो कोशिका है, ये जो काले रंग की मैंने बनाई, ये दो कोशिका है। ठीक है, ये दोनों कोशिका है। ठीक है, अब इनके बीच में दो कोशिका है, इनके बीच में ये जो पिंक कलर के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो पिंक कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये क्या है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रहा है।
ठीक है, दो कोशिका है, ये दो कोशिका है, इनके बीच में कुछ मैं ऐसा मटेरियल लगा दूं जिनसे चिपक जाए, दोनों आपस में पास रहे, दोनों आपस में चिपक जाए, मतलब एज ए फेविकोल का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? फेविकोल का। ठीक है, तो ये मध्य पटलिका क्या है? मध्य पटलिका जो होती है वो क्या काम करती है? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई होती है? पहले तो बात कर लो, जो मध्य पटलिका है किससे बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है भैया कैल्शियम पेक्टेट की, ये बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। और इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, क्या काम है इसका? चिपकाने का काम करती है। किसका काम करती है? चिपकाने का काम करती है। किसको? दो कोशिकाओं को आपस में चिपकाने का काम करती है। बनी हुई किससे होती है? कैल्शियम पेक्टेट से। अब बात करें किसके? जीवद्रव्य तंतु की बात कर लेते हैं। ये जीवद्रव्य तंतु क्या है? इंग्लिश में बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये भैया होता है, देखो ये दो कोशिका मैंने बनाई है, ये दो कोशिका मैंने बनाई है। अब उन दोनों कोशिकाओं के बीच में अगर मध्य पटलिका ना होकर, मध्य पटलिका जो मैंने आपको बताया जो फेविकोल का काम करता है, ये ना होकर और उनकी जो सेल वॉल है दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए। दोनों कोशिकाओं दोनों जो कोशिका बीती हैं दोनों के बीच में क्या बन जाए? कनेक्शन बन जाए, मतलब आने जाने का रास्ता बन जाए उनके बीच में। तो वो क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा या फिर जीवद्रव्य तंतु। ये किस में काम आता है? परिवहन में काम आएगा। अब दोनों के बीच में रास्ता बन गया तो आराम से सामान जो है वो इधर से इधर आ सकता है। ठीक है, और क्या है भैया? कम्युनिकेशन की दोनों जो कोशिका है दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, मतलब दोनों के बीच में जो मटेरियल को ट्रांसफर करना होगा वो आपस में इजीली कर सकते हैं। इससे इसके यहां से चला जाएगा, इससे यहां चला जाएगा, तो दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। तो इसको क्या बोलता है? जीवद्रव्य तंतु बोल दिया है। फिर बात करें अंतःझिल्लिका तंत्र की। किसकी बात करेंगे? अंतःझिल्लिका तंत्र की बात करेंगे। इंग्लिश में बात करूं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर कौन कौन आता है वो देख लो पहले तो। इसके अंदर एक आता है अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, एक है इसके अंदर लैन का, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइसोसोम। एक होती है रसधानी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो ये चार अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। किसके? अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर। अब एक की बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे अंतर्द्रवी जालिका की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे? अंतर्द्रवी जालिका की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है भैया? कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े, ठीक है, थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। ठीक है, ये जो अंतर्द्रवी जो जालिका ये होती क्या है? ध्यान से सुनो कैसे होता है। चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, चपटे होते हैं। और क्या है इसके अंदर? एक तो चपटे होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। जो कोशिका का जो द्रव्य साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये रहते हैं। और कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं, सारे आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और क्या? थैली युक्त छोटी, ठीक है, थैली जैसे लगते हैं। ठीक है, थैली जैसे लगते हैं, इनके अंदर थैली होती है। ठीक है, इनके अंदर थैलियां होती है, थैली युक्त छोटी नलिकावत। और इनके अंदर नलिका भी होती है, छोटी छोटी थैलियां होती हैं और नलिका होती हैं। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये बिखरे हुए रहते हैं। इनकी जो जाल सा बिखरा हुआ रहता है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनका जाल सा आपको दिखेगा, तो उसको क्या बोला गया है? अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, नाम से पता लगा जालिका, तो अंतर्द्रवी जालिका इसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश में बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी, ठीक है, एक खुरदरा होता है और एक होता है चिकना। ठीक है, एक होता है जो अंतर्द्रवी जो जालिका है, एक तो खुरदरी होती है ये जालिका और एक होती है चिकनी। अब कैसे होती है खुरदरी और कैसे चिकनी होती है वो बता दूं आपको। अगर इस जालिका की सतह पर जो अंतर्द्रवी जो जालिका है इसकी सतह पर राइबोसोम लगा दें तो ये कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। अब मेरा हाथ है, अगर मैं इस पर ठीक है कोई मतलब छोटे छोटे मटेरियल लग दूं, मतलब कांटे लगा दूं इस पर, तो खुरदरा तो हो ही जाएगा ना, खुरदरा तो हो जाएगा। वैसे यहां पर मानो कि ये क्या है? किसकी सतह है? अंतर्द्रवी जालिका की सतह है और उस पर क्या लगा दिया मैंने? राइबोसोम खड़े कर दिए, तो वो क्या है? खुरदरी हो जाएगी ना। तो क्या हो गया? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका हो गई। अब इसका काम क्या है? खुरदरी का काम क्या है? इसका काम है ये भैया प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करती है ये। ठीक है, अब बात करें चिकनी। ठीक है, चिकनी जो अंतर्द्रवी जालिका है ये क्या है भैया? ये कैसे होती है? जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली चिकनी होगी। अब मेरे हाथ जो है इसकी जगह मान लो कि अंतर्द्रवी जालिका की सतह है, इस पर कोई मैं कुछ भी नहीं लगाऊं, इस पर मैं राइबोसोम नहीं लगा तो ये चिकना रहेगा। तो इसे क्या बोल दिया? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, तो इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं और इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या करती है जो चिकनी वाली है? ये क्या करती है? लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण करती है। ध्यान से आपको ध्यान में होनी चाहिए, एक तो लिपिड बनाती है। कौन बनाती है? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जो है एक तो लिपिड बनाएगी और लिपिड तो बनाती ही है, उसके साथ में लिपिड जैसे हार्मोन भी बनाती है। लिपिड प्लस लिपिड जैसे हार्मोन भी बनाएगी। अब आगे बात करेंगे इसकी गोल्जी उपकरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? गोल्जी उपकरण की। तो ये केंद्रक के पास घनी रंजित, ठीक है, जालिकावत संरचना है। ठीक है,
केंद्रक जो जानते हैं न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, ये घना है, ठीक है, घना है, डेंस है, ठीक है, डेंस अभिरंजित है, ठीक है, रंजित है, ठीक है, स्टैंड है, दिखेगा आपको, ठीक है, रंजित है, ठीक है, जालिका है, मतलब जालिका जैसी आपको दिखेगी, और जालिका संरचना है, और तंत्रिका कोशिका में पहली बार देखी गई थी। पहली बार ये जो गोल्जी उपकरण है कहां देखा गया था? तंत्रिका की कोशिका के अंदर, जो नर्व सेल है उसके अंदर ये देखा गया था। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी हुई होती है। जो आपका जो गोल्जी उपकरण है, जो गोल्जी अपैरेटस, वो किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है? बहुत सारी चपटी डिस्क, ठीक है, बहुत सारी डिस्क के आकार की थैलियों से मिलकर, थैली या फिर कुंड से मिलकर ये बना हुआ होता है, जिनकी साइज दे रखी है, उनका व्यास क्या दे रखा है? जो थैलियां हैं, जो डिस्क है, उनका व्यास क्या दे रखा है? उनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक उनका व्यास हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करें। एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में ये मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे, ठीक है, ऐसे रूप में मिलते हैं आपको। ठीक है, पैरेलल आप जानते हो, समानांतर आप जानते हो। ठीक है, अब आते हैं इसे कार्य क्या है गोल्जी उपकरण, ये कार्य क्या है? तो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या होता है? द्रव्य को संस्थित करना, ठीक है, मतलब पैकेजिंग, मटेरियल की क्या करना है? पैकेजिंग करनी है। इसका काम क्या होता है कि कोई मटेरियल आया इसके पास कोई मटेरियल आया, उसको क्या कर देगा? ये पैक कर देगा। क्या कर देगा? पैक कर देगा। पैक करने का काम इसका। ये बनाता क्या है? एक तो काम इसका पैक करने का हो गया, और ये बनाता क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ठीक है, आपको ये पूछ ले कि भैया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो क्या है, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? गोल्जी उपकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो क्या है, तो गोल्जी उपकरण है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और जो गोल्जी लिपिड है ये कहां बनता है आपका? ये बनता है गोल्जी उपकरण के अंदर। ठीक है, अब ये देखो, समझो, जो यहां पर मैंने आपको बताया ईआर, ये ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका मैंने आपको बताई, ये वो है। ठीक है, ये आपका क्या है? गोल्जी उपकरण है। ठीक है, अब इसके अंदर जो गोल्जी उपकरण है, इसके अंदर इसके दो फेस होते हैं। इसके दो फेस होते हैं, एक होता है अतलावतल, ठीक है, ठीक है, और एक होता है अनोतर, ठीक है, अंतोदर, ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं शायद, ठीक है, अंथोदर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला क्या है? कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। ठीक है, अब ये वाली जो है ये क्या है? परिपक्व सतह है। ठीक है, ये क्या है? मैच्योरिंग फेस है, मतलब परिपक्व सतह है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि मैच्योर चीजें यहां होंगी, यहां क्या होंगी? परिपक्व चीजें होंगी, मतलब मैच्योर चीजें यहां होंगी, और यहां पर निर्माणकारी चीजें, मतलब यहां पर इमेच्योर चीजें होंगी, जिनका निर्माण होगा वो इस जगह पर निर्माण वाली और इस जगह पर मैच्योर वाली चीजें होंगी। अब मैकेनिज्म क्या होता है वो ध्यान से सुनो। मैकेनिज्म क्या है वो ध्यान से सुनो। यहां से ये जो अंतर्द्रव्य का जो जाली है, ठीक है, अंतर्द्रव्य जो जाली का है, ये क्या करेगी? यहां से सामान बनाएगी, ये सामान बनाएगी, और वो सामान बनाकर, ठीक है, वो सामान इसने बना दिया। मान लो कि इसने एक सब्जी बनाई है, ठीक है, सब्जी बनाई है। अब सब्जी को अपने को पैक करना पड़ेगा, टिफिन के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, सब्जी को अगर सप्लाई करना है खाने को, तो खाने को क्या करना पड़ेगा? अपन को टिफिन में डालना पड़ेगा। तो टिफिन खाना बनाने का काम किसने किया? अंतर्द्रव्य जालिका ने कर दिया। ठीक है, अब उसको पैक कौन करेगा? पैक करने का काम करेगा कौन करेगा? आपका गोल्जी उपकरण करेगा। तो ये जहां पर निर्माणकारी सतह है, ये इस खाने को एक्सेप्ट करेगा, इस खाने को अपने पास ले लेगा, जो निर्माणकारी सतह ये ले लेगी। ठीक है, और फिर ये यहां पर इसका पैकेजिंग होगी, अंदर इसका खाने को जो है टिफिन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर, और फिर जब बाहर निकलेगा, परिपक्व सतह से बाहर निकलेगा, तब ये टिफिन के अंदर डला हुआ निकलेगा और फिर इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो ये जो मटेरियल बनाएगा, जो अंतर्द्रव्य जालिका जो मटेरियल बनाएगी, उसको यहां से सप्लाई किया जाएगा किसके पास? निर्माणकारी सतह पर जाएगा, ये उसको एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट करने के बाद में यहां पर इसके अंदर क्या होगी? उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद में यहां से वो मैच्योर होकर रिलीज कर दिया जाएगा। अब आगे बात करेंगे किसकी? लयन काय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? लयन काय की बात करते हैं। इंग्लिश में बात करें स्लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है भैया? झिल्ली पुटी का संरचना होती है। क्या है? झिल्ली पुटी का संरचना होती है। पहली बात तो ये क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी उपकरण में बनते हैं। ठीक है, जो पैकेजिंग मैंने आपको बताया ना, पैकेजिंग जो करते हैं ये गोल्जी उपकरण के अंदर, तो उसकी जो पैकेजिंग है उसके द्वारा ही ये बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जो है वो होते हैं। जो लयन काय जो है ना, जो आपका लाइसोसोम है, इसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कौन से? जल अपघटीय एंजाइम्स होते हैं। कौन से? जल अपघटीय एंजाइम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? लाइपेज मिलेगा आपको, प्रोटियोज देखने के लिए मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो अम्लीय परिस्थिति में एंजाइम जो है वो सर्वाधिक सक्रिय होंगे। मैंने आपको बता दिया, प्रोटियोज होगा, इनके अंदर लाइपेज होगा, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। ये एक्टिव कब होंगे? सबसे ज्यादा सक्रिय कब होंगे?
जब इनको क्या मिलेगा, अम्लीय वातावरण मिलेगा, ठीक है, इनको क्या मिलेगा, अम्लीय परिस्थिति मिलेगी। तो अम्लीय परिस्थिति के अंदर ये एंजाइम जो है वो सर्वाधिक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है क्या काम करेंगे, किसको पचाने का काम करेंगे, आपको पता है एंजाइम जो है वो किसको पचाने का काम करेगा, एंजाइम पचाएगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को तो पचाएगा ही, ठीक है। और क्या, प्रोटीन को पचा देगा, प्रोटीओज है तो प्रोटीन को पचा देगा, ठीक है। लिपिड मैंने आपको बताया, लाइपेज है तो लिपिड को तो पचा ही देगा, और न्यूक्लिक एसिड को ये इनका पाचन कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, किसकी बात करेंगे, रसधानी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रसधानी की बात करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो वैक्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा, ठीक है, घिरी जगह है ये, ठीक है। ये जो है आपका जो वैक्यूल होता है, जो रसधानी है, क्या कोशिका में जो कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये, ठीक है, और झिल्ली द्वारा घिरी जगह है। रसधानी की जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, पर सिर्फ पता नहीं, सब साथ में आपको याद होना चाहिए कि भैया जो आपका रसधानी होती है ना, जो रसधानी होती है उसकी जो झिल्ली होती है ना, रसधानी की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये मान लो ये रसधानी है, ये आपकी रसधानी है, तो इसकी जो झिल्ली होगी उसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट नाम है उसका, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, इसमें पानी उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है, और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। और इसके अंदर होता क्या है, ये जो आपकी रसधानी है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है, पानी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, उत्सर्जित पदार्थ मिलेंगे, मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल मिल जाएगा, और क्या मिलेगा इसके अंदर आपको देखने के लिए, जो कोशिका के उपयोगी नहीं है, जो चीज कोशिका के उपयोग में नहीं आ रही है वो कहां डाल दी जाएगी, रसधानी के अंदर डाल दी जाएगी। मतलब एज ए समझो ये डस्टबिन है, एज ए डस्टबिन है, ठीक है। ये किस क्या है, एज ए डस्टबिन मान लो इसको। तो पादप कोशिकाओं में यह 90% जो 90% स्थान को घेरता है, जो रसधानी है। कोशिका जो अगर कोई कोशिका किसकी है, पौधों की कोशिका है, पादप की कोशिका है, तो उसके अंदर क्या होगा, 90% स्थान कौन घेर के रखता है, रसधानी घेर के रखती है, ठीक है। और रसधानी के अंदर चीजें क्या है, पानी, उत्सर्जित पदार्थ और आपका जो काम की चीजें नहीं है वो सारी इसके अंदर डाल दी गई हैं, ठीक है। अब टोनोप्लास्ट जो है सांद्रता जो प्रवणता है के विपरीत काम करती है, ठीक है, सांद्रता के विपरीत काम करती है। मतलब कैसे चलती है ये, जैसे मैंने आपको बताया ना कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाती है, ठीक है, उस उच्च की तरफ काम करती है कौन, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये रसधानी में अभिरंजित होते हैं, ठीक है, अभिगमित होते हैं, रसधानी में अभिगमित होते हैं, ठीक है, रसधानी में अभिगमित होते हैं। मतलब कि जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ क्या है, अभिगमित कौन करता है इनको, जो टोनोप्लास्ट है वो फेवर करती है इस चीज को, ठीक है। तो किसकी झिल्ली है ये मैंने आपको बताया, किसकी, रसधानी की। अब बात करें किसकी, संकुचनशील रसधानी है एक होती है, और एक होती है खाद्य रसधानी। एक होती है संकुचनशील रसधानी, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक होती है खाद्य रसधानी, इंग्लिश में बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये कहां कहां पाई जाती है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो संकुचनशील जो रसधानी है वो कहां मिलेगी, अमीबा के अंदर मिलती है, ठीक है। कहां मिलती है, अमीबा के अंदर मिलती है। आपको वैसे आप सुन लो, जो संकुचनशील जो रसधानी है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है, वो कहां देखने के मिलता है, वो मिलता है आपको अमीबा के अंदर। और अमीबा के अंदर क्या काम करता है, ये उत्सर्जन का काम, उत्सर्जन में उसकी मदद करता है। जैसे अपने अंदर किडनी है वैसे उसके अंदर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो संकुचनशील जो रसधानी है वो होती है, ठीक है। अब बात है खाद्य रसधानी की बात करते हैं। तो खाद्य रसधानी कहां होती है, खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करता है। खाद्य रसधानी किस काम में हेल्प करती है, खाद्य जो पदार्थ है उनको निगलने में मदद करता है, किसमें, खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करता है। और ये होता कहां, किसमें है, कुछ प्रोटिस्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। अब बात करें किसकी, सूत्रकणिका की। किसकी बात करें, सूत्रकणिका, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान से सुनो, सूत्रकणिका की संख्या कोशिका की कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। मतलब जो कोशिका है वो कितनी सक्रिय है, उसका काम कितना ज्यादा है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कितने सूत्रकणिका होंगे, ठीक है। तो जो सूत्रकणिका की संख्या है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है कि भैया कोशिका की कार्यिक सक्रियता कितनी है, ठीक है। अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सूत्रकणिका है, वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे ये कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, तस्त्रीनुमा बेलनाकार आकृति होती है इसकी आकृति कैसी होती है, तस्त्रीनुमा बेलनाकार इसकी आकृति होती है। और इसका व्यास की बात करूं मैं, व्यास कितना होता है, 0.221, ठीक है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसकी व्यास होता है। और लंबाई कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यह आपको पता होनी चाहिए। दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। इसके अंदर 2 झिल्लियां होती हैं, ठीक है, जो सूत्रकणिका इसके अंदर इसकी 2 झिल्लियां होती हैं, और दोनों झिल्लियों में इससे संबंधित क्या मिलेंगे आपको, एंजाइम भी मिल जाएंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह इसको कहते हैं, ठीक है। जो सूत्रकणिका इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में बात करो तो
पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाने का काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम यही करता है। एटीपी क्या एनर्जी किससे आएगी? एटीपी से आएगी। एटीपी कौन बनाता है? सूत्रकणिका। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? ऊर्जा का ग्रह कहा गया है, ठीक है, शक्ति ग्रह कहा गया है। एकल वर्ताकार डीएनए होता है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर एकल वर्ताकार डीएनए होता है, ठीक है, और कुछ आरएनए होते हैं। ये आपको बात ध्यान में रख लो कि जो प्रोकारियोट होते हैं ना, वैसे गुण होते हैं इनके अंदर। कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, सूत्रकणिका है, इसके अंदर कुछ प्रोकारियोट जैसे गुण होते हैं। पहला गुण क्या है? एकल वर्ताकार डीएनए अणु, ठीक है। ये अपन ने बात कहां पढ़ी है? ये अपन ने प्रोकारियोट्स के अंदर पढ़ी है। और इनके अंदर कुछ आरएनए भी होंगे, कुछ आरएनए भी होंगे इनके अंदर। राइबोसोम कैसा होना चाहिए? यूकारियोट के अंदर राइबोसोम कैसा होना चाहिए? एटीएस होना चाहिए, एटीएस टाइप का होना चाहिए। लेकिन इनके अंदर प्रोकारियोट जैसा 70S ही मिलता है। कैसा मिलता है? 70S ही मिलता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? विभाजन कैसे करते हैं? विखंडन द्वारा विभाजन करते हैं। विभाजन कैसे करते हैं? विभाजन कैसे करते हैं? विखंडन द्वारा करते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में फिजन के द्वारा ये क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो कैसा? प्रोकारियोट भी तो, जो बैक्टीरिया वगैरह, वो भी तो विभाजन कैसे करते हैं? फिजन से ही तो करते हैं, विखंडन से तो करते हैं। तो वैसे गुण ये दिखाता है कुछ। तो और इनके अंदर क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने की मिलता है। वायवीय श्वसन इनके अंदर देखने के लिए आपको मिलता है। अब आगे बात करें, ये आपका डायग्राम है किसका? सूत्रकणिका का ये डायग्राम है। यहां पर देखो, ये बाह्य झिल्ली मैंने आपको बताई, दो झिल्लियां होती हैं इसके अंदर, एक बाह्य झिल्ली और ये भीतरी झिल्ली है। और इसके अंदर ये देखो आप क्रिस्टी, ये देखो अंदर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं ना, स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, ये जो फोल्डिंग से बने हुए हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी किस काम आते हैं? ये इनका पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं? ये क्रिस्टी है जो ये ऐसे अंदर 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 देखो धसे हुए हैं ना, ये अलग अलग जो संरचनाएं बन रही हैं, ये किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि भैया इनका क्या है? पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाए, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसके लिए ये क्रिस्टी होती हैं, ठीक है। और अंदर क्या है? ये इसको क्या है? ये आधात्री क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसकी लवक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? लवक की। इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड बोलते हैं। क्या होता है? सभी पादपों और युग्लिना में पाया जाता है। कहां मिलेगा आपको ये जो लवक है आपका, जो प्लास्टिड है, कहां देखने के लिए मिलता है? एक तो पादपों में, आपको सभी जितने पौधे हैं सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कहां मिलेगा आपको? युग्लिना के अंदर। मैंने आपको युग्लिना तो पढ़ाया था, मैंने आपको बताया भी था कि युग्लिना के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, वैसे ही पिगमेंट युग्लिना के अंदर पाया जाता है। तो युग्लिना के अंदर प्लास्टिड आपको देखने के लिए मिलेगा और प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। जो लवक है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? वर्णक होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। वर्णक इंग्लिश में पिगमेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। वर्णक क्या काम करता है? कलर देने का काम करता है, तो वो इनके अंदर होते हैं। अब एक एक की बात कर लेते हैं। एक होता है इनके अंदर हरित लवक। तीन टाइप के होते हैं, एक हरित लवक होता है, और एक वर्णी लवक होता है, और एक अवर्णी लवक होता है। जो लवक है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है, और एक वर्णी लवक होता है। एक की बात कर लेंगे। पहले बात कर लेंगे हरित लवक की। तो जो ये क्या होता है? पूर्ण हरित वर्णक होंगे इनके अंदर, ठीक है। जो पूर्ण हरित वर्णक होंगे, कौन सा? क्लोरोफिल ए, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये और के अंदर कैरोटीनॉइड वर्णक होंगे, कैरोटीनॉइड वर्णक और पूर्ण हरित वर्णक। पूर्ण हरित वर्णक मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल ए वाले, ठीक है, और कैरोटीनॉइड होंगे इनके अंदर, ठीक है। ये किस काम आएंगे? प्रकाश संश्लेषण के अंदर काम आएंगे, ठीक है। किस काम आएंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो हरित लवक का आपको काम क्या पता लग गया कि ये प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। वर्णी लवक की बात कर लें तो इनके अंदर क्या होगा? वसा विलय जो कैरोटीनॉइड होंगे वो होंगे, ठीक है। वसा विलय कैरोटीनॉइड जो वर्णक है, ठीक है। कौन कौन से? कैरोटीन और जेंथोफिल। इनके अंदर क्या होंगे? जो वसा, जो फैट सोल्यूबल जो होंगे, जो वसा विलय जो वर्णक होंगे, वो किसके अंदर होंगे? वर्णी लवक के अंदर होंगे। एग्जांपल की बात करूं, कौन कौन से? कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे इसके अंदर होते हैं। फिर बात करें अवर्णी लवक की। किसकी बात करें? अवर्णी लवक की बात कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं। नाम से पता लग रहा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब कोई इनके अंदर वर्ण नहीं होगा, मतलब कलर नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? रंगहीन लवक है। नाम से पता लग रहा है। तो ये क्या है? रंगहीन लवक है। आपको पूछ ले रंगहीन लवक कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? अवर्णी लवक, ठीक है। अब बात करें, एक होता है मंडल लवक और एक होता है इसके अंदर तेल लवक, और एक होता है प्रोटीन लवक है। तो मंडल लवक है, जो मंडल लवक है वो क्या होता है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का कौन सा होता है? मंड लवक। जो अवर्णी लवक है इसके अंदर तीन होते हैं, मंड लवक, तेल लवक और प्रोटीन लवक। तो जो मंड लवक है इसके अंदर क्या है? ये क्या काम करता है? स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। ऐसे ही तेल जो है, जो तेल लवक है, ये किसका काम करता है? स्टोर ऑयल एंड फैट, ठीक है। ऑयल और जो तेल और वसा को क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है। फिर बात करें प्रोटीन लवक की, तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। ये डायग्राम देखो आप, ये वाला डायग्राम देखो, ये लवक का डायग्राम, हरित लवक का ये चित्र है। तो इसको ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये मैंने आपको एक पत्ती बना के दिखा रखी है। ये क्या है? एक पत्ती है, और पत्ती के अंदर क्या है? इस पत्ती के अंदर क्या है? ये हरित वर्णक लवक है।
ठीक है, ये क्या है, हरित वर्णक लवक है। ठीक है, इसके अंदर देखो, ये मैंने एक जो ब्लू कलर के अंदर ये एक बना रखा है, सिक्का सा बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। अब ये बहुत सारे सिक्के से हरे आपको दिख रहे होंगे, जो ब्लू कलर के अंदर जो बहुत सारे सिक्के से ऐसे मैंने चिन्ह रखे हैं। ठीक है, मतलब लगा रखे हैं, एक उसके ऊपर एक रख दिया, एक के ऊपर एक दिया, ऐसे दिखे ऐसे रख रखे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। सारे को साथ में क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये अकेला क्या है, थाइलेकोइड, और ये सारे साथ में क्या हो गए, ये हो गए क्या, ग्रेना। ठीक है, ये सारे क्या साथ में क्या हो गए, ग्रेना। और अंदर जो मटेरियल है, उसको क्या बोल दिया है, पिठिका। क्या बोला है, पिठिका। पिठिका अंदर क्या बोला है, उसको पिठिका बोला है। अब ये दोनों का, ये एक ग्रेना हो गया, ये एक ग्रेना हो गया। ठीक है, ये इन दोनों को नीचे देखो जोड़ रहा है ना, जो नीचे से जोड़ रहा है, ये क्या है, इसको, ये भी है तो क्या, थाइलेकोइड ही है, ये भी क्या है, थाइलेकोइड ही है, लेकिन इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोलेंगे। ठीक है, थाइलेकोइड बोलेंगे। और ये वाला जो अकेला होगा, जो ग्रेना के अंदर होगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनल थाइलेकोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेनल थाइलेकोइड बोलते हैं। अब बात करेंगे इसकी हरित लवक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बची हुई हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। पत्ती की जो पूर्ण मध्योतक जो कोशिका है उसमें पाए जाते हैं, मतलब इंग्लिश में मेसोफिल सेल्स के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। पत्ती के अंदर ये आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ज्यादा क्लियर कहां होगा, जब अपन 5वां 6वां चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जो हरित लवक जो है वो पाए कहां जाते हैं, जो पत्ती होती है, जो लीव्स होती हैं, उनके अंदर एक सेल होती है, उनके अंदर एक कोशिका होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण मध्योतक। ठीक है, उसका नाम क्या है, पूर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर ये जो हरित लवक है ये पाए जाते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो मेसोफिल सेल्स के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, इनका आकार अब कैसा होता है, लेंस आकार के हो सकते हैं, अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक, ठीक है, और फीते के आकार के ये हो सकते हैं। लंबाई की बात करूं तो 5 से 10 माइक्रोमीटर की लंबाई हो सकती है, और चौड़ाई की बात करूं तो 2 से 4 माइक्रोमीटर की चौड़ाई हो सकती है। ये अब नंबर इनका कितना होगा, जो हरित लवक है ये एक कोशिका के अंदर कितने हो सकते हैं, एक कोशिका के अंदर हरित लवक जो वर्णक है कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो उसके भैया मैं आपको नंबर बता दूं। क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर एक कोशिका के अंदर एक ही होता है। ठीक है, तो प्रति कोशिका एक ही होगा। ठीक है, जो क्लेमाइडोमोनास की बात करूं तो एक कोशिका के अंदर एक ही आपको हरित लवक जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ग्रीन एल्गी की बात करूं, अगर मैं ग्रीन एल्गी की बात करूं, जो हरे सवाल की बात करूं, तो उसके अंदर ये 20 से 40 होंगे एक ही कोशिका के अंदर। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी जो हरा सवाल है उसके अंदर एक ही कोशिका के अंदर 20 से 40 आपको हरित लवक देखने के लिए मिलते हैं, और क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर एक कोशिका के अंदर एक ही आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करें हरित लवक जो है वो द्विझिल्ली युक्त होता है। एक जो इनके अंदर जो बाहरी है वो क्या है, ज्यादा पारगम्य होती है, और जो भीतरी है वो कम पारगम्य होती है। आपको बात ध्यान में रखनी है, जो हरित लवक है इनके अंदर 2 झिल्लियां होती हैं, और जो बाहरी जो झिल्ली होती है वो कम पारगम्य होती है। ठीक है, वो कम पारगम्य होती है, मतलब वो ज्यादा परमिएबल होती है, वो ज्यादा पारगम्य होती है, और जो अंदर वाली है, जो भीतरी है, वो क्या होती है, कम पारगम्य होती है। बाहर वाली ज्यादा, अंदर वाली, बाहर वाली, घर वाली। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए जो है स्मॉल, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डीएनए कैसा है, स्मॉल होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इनके अंदर। राइबोसोम की बात करूं तो वही इनके अंदर भी बैक्टीरिया वाला गुण दिखाएगा, ये 70S टाइप का इनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है आरएनए व प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर यूकारियोट सेल की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, यूकारियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। तो कैसा होगा, 80S टाइप का होगा। कैसा होगा, 80S टाइप का होगा। ठीक है, 60S प्लस 40S। अब यहां पर मैथ्स बिल्कुल नहीं लगानी है, जैसे अपन ने प्रोकारियोट के अंदर नहीं लगाई, वैसे यहां पर भी मत लगाना। 60 प्लस 40 मत करना, 100 मत लगाना अपना दिमाग। ठीक है, यहां पर 80S, 60S प्लस 40S। ठीक है, एस क्या है, यहां पर एस से क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, किसको दर्शाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन को दर्शाता है, मतलब कि घनत्व कितना है और आकार कितना है उसको ये दर्शाता है। अब आगे बात करेंगे किसकी, साइटोपंजर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, साइटोपंजर की। इंग्लिश में बात करूं साइटोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो यह प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावक तंतु है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में मिलता है, कोशिका द्रव्य में आपको ये देखने के लिए मिलता है, और ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, और जालिकावत तंतु है। ठीक है, मतलब जालिकावत तंतु है। ठीक है, मतलब तंतु मतलब फाइबर। ठीक है, तंतु फाइबर होता है। अब आगे बात करें किसका कार्य क्या है भैया, साइटोपंजर, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है यांत्रिक सहायता देता है। एक तो यांत्रिक सहायता देगा, और क्या काम है इसका गति कराने का काम करेगा, मतलब मूवमेंट कराने का काम करेगा, और क्या है, कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। जो कोशिका का जो आकार है ना उसको भी बनाए रखने में सहायता करता है। आगे बात करेंगे इसकी पक्षमाभ और कशाभिका की। पक्षमाभ और कशाभिका की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करूं सिलिका तथा फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। तो जो कोशिका के अंदर जो झिल्ली, कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली रोम जैसी अपवर्दी है। पक्षमाभ और कशाभिका क्या है,
कोशिका की जो झिल्ली है ना, उस पर उसकी जो सतह है, कोशिका की झिल्ली की सतह जो है उस पर क्या मिलती है, रोम जैसी अपवर्दी, ठीक है, रोम जैसी अपवर्दी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, पक्षमाभ और कसाबिका। दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, कोशिका की जो झिल्ली है, कोशिका की जो झिल्ली है उसी से निकलते हैं, दोनों ही पक्षमाभ भी उसी से निकलता है और जो आपकी कसाबिका है वो भी उसी से निकलती है। तो दोनों ही रोम जैसी हैं, दोनों ही रोम जैसी हैं। पक्षमाभ जो है वो कोशिका को या उसके चारों तरफ जो मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होता है, ठीक है। पक्षमाभ जो है वो क्या काम करता है, किसमें सहायता करता है, या तो कोशिका की सहायता, कोशिका को चलने में मदद करेगा, कोशिका की गति में मदद करेगा, या फिर कोशिका के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, कोशिका की तरफ तो कोशिका के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है उसको क्या करेगा, उसको साइड में करेगा, तो कोशिका अपने आप मूवमेंट करेगी, ठीक है। जैसे आपने नाव देखिए तो उसमें क्या करते हैं, वो चप्पू रखते हैं ना, ठीक है, तो उनको ऐसे पानी को साइड में रखते हैं, साइड में करते हैं तो वो नाव आगे चलती है। तो वैसा सा काम कौन करेगा, पक्षमाभ करता है। और कसाबिका काम क्या है, ये पक्षमाभ से लंबे होते हैं, पहली बात तो कसाबिका जो है वो पक्षमाभ से लंबी होती है, और क्या है, कोशिका की जो गति में सहायता करते हैं। ये पानी वाले कुछ नहीं करते, ये सीधी क्या करते हैं, कोशिका की जो गति है उसमें ही सहायक होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाली जो कसाबिका है उसकी संरचना अलग होती है इनसे, ठीक है, जो अपन यूकारियोट की बात कर रहे हैं इनसे अलग होती है, किसकी, जो बैक्टीरिया के अंदर जो कसाबिका पाई जाती है उसकी संरचना अलग होती है, ठीक है। दोनों जो पक्षमाभ और जो कसाबिका है ये तारक केंद्र जो है उसकी संरचना के बाहर मिलते हैं, ठीक है। जो तारक केंद्र है उसकी संरचना की ये बाहर मिलते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, आधारिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारिकाय कहते हैं। मतलब कहां से निकलते हैं, ये जो तारक केंद्र है आपका, जो तारक केंद्र है ना, तारक केंद्र जो है उसकी संरचना के बाहर, उसकी संरचना से बाहर निकलते हैं। तारक केंद्र की संरचना जो है उससे बाहर निकलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, आधारिकाय कहते हैं, इंग्लिश में बेसल बॉडी कहते हैं। आगे बात करें, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। कैसा, 9+2 का आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि जो आपकी जो सीलिया फ्लैजिला इनके अंदर कैसा अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, तो 9+2 का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। 9 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गए ना, तो ये क्या है, 9 है। 2 क्या है, यहां पर 1 और 2, ये क्या है, 2, तो 9+2 का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। ये जो 9 है मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये क्या है, आपकी परिधीय जो सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं ये वाली हो गई, और इसके अंदर ये जो बीच से आपस में जुड़े हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, अंतराद्विक सेतु बोलते हैं। और ये जो बीच वाला इसको बोलते हैं केंद्रीय सूक्ष्म नलिका बोलते हैं, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। या यहां पर देखो आगे इसके लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अरीय डंडा बोलते हैं। और जो ये साइड में इसको घेरे हुए हैं ये क्या है, केंद्रीय आच्छादन। तो इसमें काम की बात क्या है, 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है जी। आगे बात करते हैं किसकी, तारक काय की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, तारक काय की बात करेंगे, सेंट्रोसोम की बात करेंगे। तो सेंट्रोसोम क्या है भैया, 2 सेंट्रियोल, ठीक है, 2 सेंट्रियोल आपस में, ठीक है। सेंट्रोसोम समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया ये सेंट्रोसोम क्या होता है, 2 सेंट्रियोल आपस में ऐसे परपेंडिकुलर है। ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, इसी लंबवत है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये क्या है, जो तारक केंद्र है, एक ये तारक केंद्र ऐसे है, एक ये तारक केंद्र ऐसे है, तो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे क्या है, लंबवत है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ये दोनों तारक केंद्र जो आपस में क्या है, लंबवत है, इसी को क्या कहा गया है, तारक काय कहा गया है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9 है, ठीक, इसके अंदर 9 है, होने चाहिए, ठीक है। तो 9 फाइब्रिल है, इसको क्या बोला, एक को क्या बोला, फाइब्रिल बोला है। और किससे बने होते हैं फाइब्रिल, किससे बने होते हैं आपको पता होना चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये जो ईच फाइब्रिल कितने कैसे होता है, ट्रिपलेट, ठीक है, ये जो ईच फाइब्रिल है कैसा होता है, ट्रिपलेट जैसा होता है। आगे चलो जी, अब बात करें तारक केंद्र की। जो पक्षमाभ व कसाबिका जो है वो तर्कु तंत्र का आधारिकाय बनाता है। जो तारक केंद्र जो है वो पक्षमाभ और जो कसाबिका है उसका जो क्या बनाता है, तर्कु तंतु का आधारिकाय बनाता है, मतलब बेसल बॉडी बनाने का काम करता है। अब बात करें किसकी, केंद्रक की बात कर लेते हैं। इसी डायग्राम से आपको केंद्रक पूरा समझ आ जाएगा। तो केंद्रक को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केंद्रक कैसा, मान लो एक गोल सा है, उसके अंदर क्या है, 2 झिल्लियां है। क्या है, 2 झिल्लियां हैं, ये एक पहली झिल्ली, ये दूसरी, ये पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि केंद्र कितनी झिल्लियां हैं, 2 झिल्लियां हैं। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। ये पहली झिल्ली, ये दूसरी झिल्ली, ठीक है, इसको बोलेंगे बाह्य झिल्ली, इसको बोलेंगे अंतः झिल्ली, ठीक है। अब ये दोनों झिल्लियों के बीच में क्या है, जगह है ना, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जगह है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, प्री केंद्रिकी
अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री केंद्रिकी अवकाश बोला जाता है। दोनों झीलियों के बीच में जो जगह है उसको क्या बोला जाता है? प्री केंद्रिकी अवकाश कहा जाता है। ठीक है, ये आधा बात क्लियर है। अंदर इसके क्या भरा हुआ है? अंदर इसके क्या भरा हुआ है? जो केंद्रक है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। अंदर जो द्रव्य है उसको क्या बोल दिया? केंद्रक द्रव्य बोल दिया। अंदर ये जो धागा सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। और अंदर एक क्या होता है? केंद्रिक होता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इंग्लिश में, हिंदी में केंद्रिक होता है। इसके अंदर क्या होता है? कि केंद्रिक होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जहां पर ये दोनों जो मैंने आपको बताई है, जो बाह्य झिल्ली और जो अंतः झिल्ली है, जहां पर ये दोनों आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाएं। जहां पर आपस में दोनों ये जुड़ जाएं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केंद्रिक छिद्र बोलते हैं। वहां पर एक छेद हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिक छिद्र बोलेंगे। अब वो छिद्र किस काम आएगा? वो छिद्र काम आएगा भैया मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों दिशाओं में अंदर बाहर, मतलब अंदर बाहर दोनों दिशाओं में क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा? आदान प्रदान होता रहेगा इस छिद्र के द्वारा। ठीक है, चलो जी। और इसकी साइज दे रखी है 10 से 15 नैनोमीटर की साइज दे रखी है। कितनी होती है? 10 से 50 नैनोमीटर, सॉरी 10 से 50 नैनोमीटर की साइज दे रखी है। चलो जी, अब बात करेंगे इसकी गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? गुणसूत्र की। इंग्लिश में बात करो तो क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देखो, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर, सबसे पहले देखो मैंने रेड कलर के अंदर जो बना रखा है इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में जो मैंने ऐसे बना रखा है इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब इसके ऊपर देखो, ये हरे कलर में जो प्लेट सी लगी हुई है, हरे कलर में जो प्लेट सी लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ध्यान से सुनो, आगे काम आएगा सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, कोशिका विभाजन के अंदर काम आने वाला है। तो ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। बीच में तो बिंदु मान लो, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जो हरी हरी कलर की मैंने प्लेट लगा रखी है इसके दोनों साइड में, इनको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। अब एक ये लगा रखी है, एक इसके ऊपर ये लगा रखी है, एक इसके ऊपर एक ये ऐसे ऐसे मैंने लगा रखी है ना ये ठीक है, ये क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। ये एक क्रोमेटिड होगी, ये एक क्रोमेटिड होगी, तो दोनों क्रोमेटिड, ठीक है, दो क्रोमेटिड एक ही गुणसूत्र बिंदु पर हो, दो क्रोमेटिड एक ही गुणसूत्र बिंदु पर हो तो क्या बोल देंगे? इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। दोनों बहनें ना आपस में, तो क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोल दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ये आप डायग्राम देखो, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या है? मध्य केंद्री। मध्य केंद्री मतलब इसकी साइज और इसकी साइज सेम। ठीक है, जो केंद्र है क्या, जो गुणसूत्र बिंदु है वो बीच में है तो मध्य केंद्री बोल दिया। फिर क्या है? उप मध्य केंद्री। क्या है? उप मध्य केंद्री। नीचे वाला क्या है? नीचे के जो गुणसूत्र जो बिंदु है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, तो ये क्या वाली क्या होगी? छोटी हो गई भुजा, और ये वाली क्या होगी? लंबी रह गई, तो इसको क्या बोल दिया? उप मध्य केंद्री बोल दिया। फिर क्या है? अग्र बिंदु। ठीक, अग्र बिंदु के अंदर क्या होगा? जो गुणसूत्र जो बिंदु है वो और ऊपर खिसक जाएगा, और ऊपर खिसक गया, देखो और ऊपर खिसक गया, तो ये और छोटी भुजा हो गई इसके अंदर। ठीक है, एक फिर होगा अंतः केंद्री। अंतः केंद्री के अंदर क्या हो जाएगा? जो गुणसूत्र बिंदु है वो एकदम एंड पर पहुंच जाएगी, एकदम से पूरी ऊपर एंड तक पहुंच जाएगी, और जो एक साइड की जो भुजाएं हैं वो खत्म ही हो जाती हैं इसके अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक है सूक्ष्म काय, लास्ट में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लास्ट पेज पर सूक्ष्म काय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। ये क्या है? झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। जो सूक्ष्म काय है इसकी ये होता क्या है? माइक्रो बॉडीज है। ये होती क्या है? एक क्या है? झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां हैं। झिल्ली आवृत मतलब ऐसी थैलियां जिनके चारों तरफ क्या है? झिल्लियां लगी हुई हैं। ठीक है, झिल्लियां हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या मिलता है अपन को? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। इनके अंदर क्या मिलता है अपन को? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं जी। ठीक है, और ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सूक्ष्म काय है ये जो पौधों की जो कोशिका है उनमें, और जो जंतु की कोशिका है उनमें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था और पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश किया है छोटे वीडियो लेक्चर के अंदर। तो जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताया करो यार कैसा भी जैसा भी आपको लगे, और वीडियो को लाइक जरूर से किया करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। और जिनको ये लगता है ना कि हाँ यार कि 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर कैसे हो गया, मतलब 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे से कम का लेक्चर है ये, ठीक है, तो इससे भी कम कैसे हो, इससे कम टाइम के अंदर कैसे हो गया, मतलब इतना बड़ा चैप्टर कैसे कम हो गया, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना दिया नीट के अंदर। तो जिनको ये शक है ना, मेरे पास एक कमेंट आया था कि वीडियो के ऊपर कि नीट के अंदर इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जिनको ये लगता है ना कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो एक बार लेक्चर लीजिए। लेक्चर लेने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ो ही मत, उसके बाद में मैं बोल रहा हूं एक बार कि चेक करने के लिए पढ़नी तो एनसीईआरटी, लेकिन एक बार लेक्चर ले लो, उसके बाद में एनसीईआरटी मत खोलो। लेक्चर के जस्ट बाद में आप पीवाईक्यू खोलो, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू खोलो, उनमें से एक भी अटक जाए आपका, उनमें से एक भी अटक जाए तो मेरे को टेलीग्राम पर आप अपना जो डाउट सेक्शन है वहां पर, टेलीग्राम पर अपना जो चैनल है उसके अंदर डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर देना कि भैया हाँ ये वाला क्वेश्चन अटक गया, आपके जो लेक्चर है उनमें से नहीं है। ठीक है, तो
लास्ट 5 साल की जो क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी है और पूरी एनसीईआरटी अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मतलब मानता हूँ कि हाँ 10 लेक्चर का जो चैप्टर है वो अपने एक लेक्चर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी तो उतना ही ना, वरना तो 10 चैप्टर भी नहीं होंगे अपने एग्जाम तक। तो उस हिसाब से लेके चलो, और सारे आपके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको क्लियर हो जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पीवाईक्यूज करके देख लेना आप, ठीक है। ऐसे बातों में बताओ कि हाँ 10 लेक्चर्स का एक लेक्चर में हो गया तो ये क्या होगा, मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन हो गए ऐसे तो ना थे नीट में। तो आप एक बार चेक करो, अगर आपको लगता है कि हाँ सही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद वो कमेंट आया तो फिर मैंने खुद भी चेक किया उसके बाद में, तो सारे के जो क्वेश्चन वो बन रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर देना। और ये नोट्स वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। नोट्स वोट्स पीवाईक्यूज भी अब मिलने और माइंड मैप भी है, वो भी अब हिंदी में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम तक फायदा है। इतने कर रखें और भी कर लेना, कोई बोझ नहीं मांग रहा यार, है ना। आपको क्या टेंशन, टेलीग्राम के स्पेस ले रहा है ना, तो आपको क्या दिक्कत है, तो ज्वाइन कर लेना वहां पर। और डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।